हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने लिस्ट बना के रखा है। देखो, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिक लेवल पे, उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। यहाँ पे हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूलाज डिराइव करने हैं। और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें भी 3 है, ए बी एंड सी, 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे, ओके। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और यहाँ पे चैप्टर 2 का थियरी पोर्शन फिनिश होगा। जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, देखो जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ है जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ है उसके डायमेंशन सबसे पहले याद रखने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, सपोज मास, ओके। ऐसा यूनिट सिस्टम में बेस क्वांटिटीज़ है, उनके डायमेंशंस हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ओके। यहाँ तक आपको डायमेंशंस याद रखने हैं। एक और फिजिकल क्वांटिटी है बेस क्वांटिटी, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, बट उसका यूज़ आप यहाँ पे अभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक फोटोमेट्री नाम का टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, ओके। इतनी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए आपको डायमेंशंस याद रखने हैं। तो मास के लिए आप याद रखोगे कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए आप याद रखोगे कैपिटल के, और समटाइम्स थीटा भी यूज़ होता है। टेम्परेचर का डायमेंशन दिखाने के लिए कभी कभी थीटा का भी यूज़ होता है, ठीक है। नॉर्मली हम कैपिटल के से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, उसको हम डिनोट करेंगे म्यू से। और कभी कभी पूरा MOL लिख के भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हम सिर्फ म्यू रखेंगे। तो इतने डायमेंशंस आपको याद रखने हैं। मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए म्यू। उसमें भी ये फर्स्ट 5 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो अच्छे से याद रख लो, ओके। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो आप इन बेस क्वांटिटीज़ के फॉर्म में उसको लिख सकते हो, और हर एक बेस क्वांटिटी का डायमेंशन हमने डिसाइड किया हुआ है। तो आपको किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन पता चल सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल सकता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ओके। अब डायमेंशंस क्यों ज़रूरी है वो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में। अभी सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी के क्या क्या डायमेंशन है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलो, इतने डायमेंशंस आपको याद रखने हैं। एक चीज़ और याद रखनी है, सपोज़ मैंने बोला लेंथ का डायमेंशन है कैपिटल L, तो लेंथ मतलब सिर्फ लेंथ नहीं, ठीक है। जैसे रेडियस है तो वो भी एक टाइप की लेंथ है, क्योंकि लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं तो रेडियस को भी मीटर में ही मेज़र करते हैं।
मतलब रेडियस के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला तो एल ही रहेगा। क्लियर। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब लेंथ के ही टाइप है, तो सबके लिए डायमेंशन एक ही रहेगा, कैपिटल एल। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। अब डायमेंशनल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज सबसे पहले मैं बोलूँ एरिया। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालना है तो उसका नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो आपको बेस क्वांटिटी के साथ जॉइंट करें। सपोज़ ये एरिया है तो उसका एक ऐसा फॉर्मूला निकालो कि जो आपको बेस क्वांटिटी की तरफ लेके जाए। ठीक है, अब कोई भी शेप ले लो। सपोज़ इसके सॉल्यूशन के लिए मैं ले लेता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा, लेंथ इंटू लेंथ मतलब एल स्क्वायर। अब लेंथ का डायमेंशन हमें पता है, डायमेंशन दिखाने के लिए आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, तो यहाँ पे L2 ये हो गया एरिया का डायमेंशन। अब एरिया का डायमेंशन आप ऐसे भी लिख सकते हो M0 L2 T0, क्योंकि पावर में 0 मतलब 1। ओके, तो चलेगा, तो M0 L2 T0 आप लिख सकते हो। ओके, क्योंकि मोस्टली हम डायमेंशनल फॉर्मूला MLT के फॉर्म में दिखाएंगे। ओके, अगर मैंने एरिया का कोई और फॉर्मूला लिया होता तो जैसे कि मैंने ले लिया सपोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का डायमेंशन रहेगा L, ब्रेथ मतलब एक टाइप की लेंथ ही हो गई, क्योंकि ये L है उसको भी हम मीटर में मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे भी मीटर में ही मेज़र करते हैं, तो ब्रेथ का डायमेंशन भी हो गया L। तो L की पावर में 1 है, यहाँ पे L के पावर में 1 है और मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है मतलब पावर का एडिशन होगा, तो भी डायमेंशन आपको क्या मिलेगा L2। सपोज मैंने एरिया लिया होता सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो भी डायमेंशन क्या बनता समझो, पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि वो एक नंबर है, तो रेडियस क्या हो गई, एक टाइप की लेंथ मतलब L और उसका स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी शेप का आप एरिया डिसाइड करो, कोई भी एरिया का फॉर्मूला यूज़ करो, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही मिलेगा। ओके, मतलब हर एक टाइप के एरिया का डायमेंशन सेम रहेगा L2। चलो मैं वॉल्यूम निकालूँ तो वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, सपोज मैं निकालूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो 4/3 पाई, ये सब क्या हो गया, तो ये सब नंबर है, उसके कोई डायमेंशन नहीं होते। रेडियस का डायमेंशन होता है L1, बट उसके पावर में कितना है 3, तो फिर वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना L3। ओके, सेम वे अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जगह पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिया होता, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ के लिए L1, ब्रेथ के लिए L1, हाइट के लिए L1 ही है, तो यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, और पावर का एडिशन होगा तो 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन आपको मिलेगा वो L3 मिलेगा, मतलब M0 L3 T0। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो, उसके बाद सपोज़ एग्ज़ाम में आया डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं,
तो डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो डेंसिटी का फॉर्मूला पता क्या है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। समझना, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का डायमेंशन क्या है, मास का डायमेंशन है m1, क्योंकि अभी मास का कोई पावर नहीं है, मतलब पावर 1 तो होगा ही। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला L3, तो उस हिसाब से डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ m1 L माइनस 3। T0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और T है वो किसका डायमेंशन है, टाइम का। ओके, सपोज में फोर्थ लू वेलोसिटी या तो स्पीड, देखो दोनों डिफरेंट थिंग है, ठीक है, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों डिफरेंट थिंग्स है, बट दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा। तो वेलोसिटी v इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ड्यूरेशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक टाइप की लेंथ ही हुई, क्योंकि उसको भी आप मीटर में ही मेज़र करने वाले हो, और टाइम का डायमेंशन है t1, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन बनेगा m0 L1 t-1। अगर आप L1 t-1 लिखो तो भी राइट है, ठीक है। चलो वेलोसिटी हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सारे फॉर्मूला आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो नोट डाउन कर लो और याद रखते जाओ साथ साथ। चलो चेंज इन वेलोसिटी, तो मतलब एक टाइप की वेलोसिटी ही है, और उसका डायमेंशन हमने अभी निकाला L1 t-1। टाइम का डायमेंशन क्या है, t1, मतलब ये L1 क्या बनेगा, t-2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, कभी कभी सपोज आपको फॉर्मूला नहीं पता है बट यूनिट पता है, जैसे कि मैं बोलूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, तो ऊपर देखो मीटर है, मीटर मतलब एक टाइप की लेंथ, तो L1, नीचे सेकंड स्क्वायर है, सेकंड मतलब टाइम, तो T2। अब T2 पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव होगा, तो L1 t-2 हो गया। मतलब आपको अगर यूनिट पता है तो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला तक पहुंच सकते हो। ये हो गया फोर्थ। अभी फिफ्थ, फोर्स। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला है हमारे पास सबसे बेसिक, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का हमें पता है m1, ओके, और एक्सेलरेशन का अभी जस्ट हमने निकाला। अगर मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो m1 वो हो गया मास का, और एक्सेलरेशन का हो गया L1 t-2। कंबाइन कर देते हैं, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ m1 L1 t-2। अभी देखो डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप याद कर लेते हैं कि यहाँ तक डायमेंशनल फॉर्मूला बाकी के कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल थे, नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता है तो आप खुद डिराइव कर सकते हो। बट फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद रख लो, क्यों, क्योंकि आगे जाके फोर्स के डायमेंशन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद रखना है m1 L1 t-2, ओके। और हाँ, हर एक फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने की ट्राई मत करो, क्योंकि फिज़िक्स में नियरली 3000 to 4000 फार्मूलाज है।
सबके डायमेंशनल फॉर्मूला आप अगर याद रखने की ट्राई करोगे तो मेमोरी फुल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जैसे मैं डिराइव कर रहा हूँ वैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने की आदत डालो। जैसे मैं सपोज़ बोलूँ कि मुझे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। चलो, तो आपको पता होना चाहिए क्या, सिर्फ एक नॉर्मल इक्वेशन जो प्रेशर को बेस क्वांटिटीज़ के साथ रिलेट करें। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का अगर आपने याद रख लिया है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट लिख सकते हो m1L1T-2 डिवाइड बाई एरिया का क्या रहेगा L2। तो वैसे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बना m1L-1T-2। अब ये आपको याद नहीं रखना है, अगर कहीं पे क्वेश्चन आए तो ऐसे ही डिराइव कर लेना है। ओके, अगर फोर्स का डायमेंशनल आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको ऐसे जाना पड़ेगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फिर लिखोगे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई एरिया तो है ही, मास अपॉन एरिया एज इट इज़ रखो। ठीक है ना, और जो एक्सेलरेशन है उसमें आप क्या कर दोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, फिर वापस मास अपॉन एरिया 1 अपॉन टाइम, फिर चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर डायमेंशन पे पहुंचो तो m1 नीचे देखो एरिया का L2, अब एरिया का L2 तो पता ही होगा क्योंकि मीटर स्क्वायर है यूनिट, नीचे 1 अपॉन टाइम का क्या होगा T, ऊपर देखो डिस्प्लेसमेंट का L, नीचे वापस T, तो आप m1L-1T-2 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल क्वांटिटी है तो वो ऐसा यूनिट सिस्टम में जो हमें 7 बेस क्वांटिटीज़ दी हुई है वहाँ तक तो पहुँचती ही है। ठीक है ना, मतलब आप फॉर्मूलाज रखते जाओ, लास्ट में आप बेस क्वांटिटीज़ तक पहुँच जाओगे। फिर बेस क्वांटिटीज़ के आपको डायमेंशंस याद है तो आप वो डायमेंशन फिर रख दो। ओके, तो चलो ये हो गया प्रेशर के लिए। अभी लेते हैं वर्क डन। अब याद रखना, वर्क डन है या तो कोई भी टाइप की एनर्जी है, किसी भी टाइप की एनर्जी, सपोज मैंने यहाँ पे फोर्स बोला ना, तो फोर्स भी किसी भी टाइप का फोर्स है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। फिर वो नॉर्मल मैकेनिकल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो। ठीक है ना, आगे आएगा विस्कस फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी फोर्स है, सबके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा m1L1T-2। ओके, मतलब जो सिमिलर डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज़ है उसको आप एक ग्रुप में रख सकते हो। अभी वैसे ही एनर्जी के लिए भी कोई भी एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ओके, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या तो किसी भी टाइप का वर्क, सबके लिए डायमेंशन सेम रहेगा। अब वर्क डन के लिए आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो, वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला है सबसे बेसिक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी याद रखना, ये फॉर्मूला ज़्यादा क्लियर तब होगा जब आप वर्क एनर्जी एंड पावर नाम का चैप्टर पढ़ोगे। वहाँ पे जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होके आपको मिलेगा, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो है ही, बट इंटू आएगा कॉस थीटा। मतलब वर्क डन का जो राइट फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन के कंपोनेंट होने चाहिए। अभी वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना याद रखो जो 9th स्टैंडर्ड का अपना फॉर्मूला था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो, फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1L1T-2 हमने याद रखा हुआ है, और ये L1, तो यहाँ पे हो गया m1L2T-2।
अब ये भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, मतलब आपको वर्क डन का भी फॉर्मूला याद रखना है, जैसे हमने यहाँ पे फोर्स का याद रखा था सेम वैसे ही। चलो ये 7 हो गए फॉर्मूलाज, अभी 8 वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अभी थोड़ा हम इलेक्ट्रिसिटी के तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की तरफ कैसे बढ़ेंगे, तो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर, जिसमें जितने भी बेसिक क्वांटिटीज़ थी, जैसे कि चार्ज, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो उसी के फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ले लूँ चार्ज। चलो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, याद है ना। अब क्यू के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जो हमें ऐसा यूनिट सिस्टम की बेस क्वांटिटीज़ के पास लेके जाए, तो क्यू इक्वल टू आई टी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था आई इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अब आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, टी क्या है, टाइम। ये दोनों क्वांटिटी ऐसा यूनिट सिस्टम की क्वांटिटीज़ में है। मतलब क्यू का डायमेंशन क्या बनेगा, आई का रहेगा A1 और टी का रहेगा T1। क्यू का डायमेंशन आप याद रख सकते हो। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं 9th। वोल्टेज मतलब V, आप एक तरह से बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। चलो इसका डायमेंशन क्या रहेगा, तो V इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपको मैं याद करा दूँ पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजिशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज W डिवाइड बाई Q। अभी वर्क डन का फॉर्मूला हमने याद रखा हुआ है, ठीक है, तो पोटेंशियल का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल सकता है। कैसे, देखो वर्क डन का हमने याद रखा था M1 L2 T-2 डिवाइड बाई चार्ज का हमने याद रखा A1 T1। उस हिसाब से पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ M1 L2 T-3 A-1। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं 9th। पोटेंशियल हो गया, अभी रेजिस्टेंस ले लेते हैं। चलो रेजिस्टेंस का सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको कौन सा याद होगा, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको ओहम्स लॉ में याद था, R इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है ना। ओहम्स लॉ क्या था, V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसी कॉन्स्टेंट को हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो R इक्वल टू क्या आया, V अपॉन आई। चलो V का फॉर्मूला हमें पता है, अभी डिराइव किया M1 L2 T-3 A-1 डिवाइड बाई आई का क्या है A1, मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना M1 L2 T-3 A-2। ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। सपोज हमने वर्क डन के लिए निकाला था M1 L2 T-2, मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो सेम आता है कि नहीं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, देखो mgh था, नॉर्मल फॉर्मूला क्या था mgh। अब m का क्या हुआ m1 समझना, g क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है L1 T-2, और h मतलब हाइट, हाइट मतलब एक टाइप की लेंथ, तो ये हो गया L1। चलो आंसर क्या आया,
M1L2T-2 आ गया जो वर्क डन का था M1L2T-2। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ले लो या तो काइनेटिक एनर्जी ले लो, आप खुद चेक कर सकते हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा। हाँ, कोई कोई क्वांटिटी ऐसी भी होती है जो कि डायमेंशन लेस होती है, जैसे कि इक्वल डायमेंशन का रेशियो से अगर कोई क्वांटिटी बनती है, मैं बोलूँ अगर एंगल, तो एंगल इक्वल टू हम क्या बोलते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क क्या हो गई, एक टाइप की लेंथ, आर्क हो गई एक टाइप की लेंथ, मतलब L1 और रेडियस भी एक टाइप की लेंथ, तो L1 कैंसल आउट। मतलब क्या हो गया कि एंगल है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एंगल है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ पे कुछ डिराइव किए हुए हैं, बाकी के आप खुद डिराइव कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें सबसे पहले टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो अलग अलग सिस्टम में यूनिट्स है, तो वो दो यूनिट के बीच में रिलेशन आप निकाल सकते हो। कैसे, समझो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फिजिकल क्वांटिटी वर्क, ओके, ऐसा यूनिट इज जूल एंड CGS यूनिट इज अर्ग। ओके, तो जूल और अर्ग के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ डायमेंशन कंपेयर करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूँ, इधर मैं रखता हूँ ऐसा यूनिट और इधर रखता हूँ CGS यूनिट। चलो, ऐसा यूनिट में मास अगर मैं लूँ M1 तो वो किस में है, किलोग्राम में। फिर हम लेंथ निकालते हैं और फिर टाइम। तो मास अगर मैं लूँ M1 तो वो मुझे मिलेगा किलोग्राम में। चलो, इक्वल टू मैं CGS में क्या कर सकता हूँ, तो 10⁻³ इंटू M1। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ M रखते हैं और समझो ये ग्राम में है, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होगा, 1000 ग्राम। लेंथ के लिए अगर मैं यहाँ पे L लिखूँ तो वो क्या है, मीटर है। ओके, तो CGS यूनिट में लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ऐसा यूनिट के लिए अगर मैं लूँ L, तो CGS यूनिट के लिए मुझे लेना पड़ेगा 10⁻² L। ओके, टाइम के लिए कैपिटल T जो हम सेकंड में मेज़र करते हैं, तो CGS में भी टाइम सेकंड में ही मेज़र करते हैं, इसलिए टाइम के डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन या तो एनर्जी। यूनिट ऑफ वर्क डन इन ऐसा यूनिट सिस्टम, और इधर लिखते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन, सॉरी यूनिट नहीं आएगा, डायमेंशन आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन ऐसा यूनिट, और यहाँ पे आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन CGS यूनिट। चलो, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे M1L2T-2 जो आपको याद रखना था, और अगर याद नहीं है तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। ओके, तो M1L2T-2
चलो इधर मुझे CGS में लिखना है तो CGS में मुझे लिखना पड़ेगा m1 की जगह पे 10⁻³ m, पावर में 1 तो था ही, ओके, इंटू L2 है तो L की जगह पे 10⁻²L और उसका स्क्वायर और T-2 एज इट इज़। देखो यहाँ पे चेक करो, हमने क्या किया है, ऐसा यूनिट में जहाँ पे m लिखा वहाँ पे इक्वल टू के ऑपोजिट साइड CGS के लिए लिखा 10⁻³ इंटू m, जहाँ पे L लिखा वहाँ पे CGS यूनिट में लिखा 10⁻² इंटू L और टाइम T की जगह पे T एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा m1 L2 T-2 इक्वल टू 10⁻, देखो 3 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 3 प्लस 4 7 पावर हो गई, और डायमेंशन अलग निकाल लेते हैं m1 L2 T-2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं अगर ऐसा यूनिट का यूनिट लिखूँ जूल, तो CGS सिस्टम का यूनिट रहेगा अर्ग। तो मतलब मुझे रिलेशन मिल गया 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। आपको याद रखना है। सेम वे अगर मैं आपको होमवर्क देना चाहूँ तो आप ये डिराइव कर सकते हो। फोर्स का जो यूनिट है ऐसा यूनिट सिस्टम में न्यूटन है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन आप प्रूव कर सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन आप खुद प्रूव कर सकते हो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन देखते हैं। टू वेरीफाई द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, मतलब कोई एक इक्वेशन है वो डायमेंशनली वैलिड है या नहीं, वो आप यहाँ पे प्रूव करोगे। ठीक है, तो कोई एक आपको इक्वेशन दिया हुआ होगा जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को कनेक्ट करता है, और वो डायमेंशनली वैलिड है या नहीं वो आपको प्रूव करना है। ओके, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। Centripetal force on an particle in uniform circular motion is given by F इक्वल टू mv²/r। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ओके, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो आपको चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे, तो आप पहले ले लो लेफ्ट हैंड साइड। चलो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या रहेगा, m1 L1 T-2। मतलब क्या हुआ कि देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने लिख लिया डायरेक्ट क्योंकि वो हमें याद था m1 L1 T-2। अभी राइट हैंड साइड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। समझना, कोई भी इक्वेशन सही है या गलत वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम उसको डायमेंशनली चेक करते हैं। अगर डायमेंशन सही है तो वो फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। डायमेंशनली तो 100% करेक्ट है, बट टेक्निकली करेक्ट हो सकता है या नहीं भी हो। ठीक है, बट डायमेंशनली करेक्ट है मतलब एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अभी आगे आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो, टेक्निकली वो सही है या गलत वो आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। अभी राइट हैंड साइड के लिए, तो राइट हैंड साइड पे क्या है, mv²/r। चलो, मास का फॉर्मूला m1 v मतलब L1t-1 मीटर पर सेकेंड है, तो और उसका स्क्वायर है। नीचे r के लिए क्या रहेगा, L1, तो m1 L2t-2 डिवाइड बाय L1। तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला मिला m1 L1t-2। ओके, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो आप बोल सकते हो हैंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mv²/r। तो आप बोल सकते हो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो ये सेकंड एप्लीकेशन हो गई। ओके, अभी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला के लिए चेक किया। अभी कोई थोड़ा अलग फॉर्मूला निकला, तो जैसे कि मैं बोलूँ v इक्वल टू u+at, आप ये पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे एरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एडिशन का यूज़ हो रहा है, तो आप कैसे फिर डिराइव करोगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो समझो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑलवेज सिमिलर क्वांटिटी का हो सकता है। सिमिलर क्वांटिटी मतलब समझो कि आप 5 किलोग्राम प्लस 10 मीटर कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 5 किलोग्राम है वो मास का मेज़रमेंट है, 10 मीटर है वो लेंथ का मेज़रमेंट है। अब मास एंड लेंथ दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो उनका एडिशन आप कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास ये है 5 किलोग्राम प्लस 10 ग्राम। अब देखो, ग्राम एंड किलोग्राम यूनिट अलग अलग है, बट दोनों डायमेंशन किसके हैं, मास के। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे 5 किलोग्राम एज इट इज़ रखो और जो 10 ग्राम है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, और आपका आंसर आ गया 5.01 किलोग्राम। समझ में आया? मतलब दो डिफरेंट यूनिट वाली अगर क्वांटिटी है, ठीक है ना, दो डिफरेंट यूनिट वाले मेजरमेंट्स है, उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो शायद, बट दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेज़रमेंट का आप कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लिकेशन होता तो आप कर सकते। जैसे मैं बोलूँ 5 किलोग्राम इंटू 10 मीटर, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो 50 किलोग्राम इंटू मीटर। मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के लिए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसके मेज़रमेंट्स का आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी डायमेंशनली वैलिड है या नहीं वो चेक करने के लिए क्या करोगे, तो आपको पता है कि मैं 10 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम लिखूँ तो 10 + 5 15 करता हूँ, फिर किलोग्राम प्लस किलोग्राम करने नहीं बैठता ना, एक ही बार लिखेंगे क्या, किलोग्राम। अब ये समझना ऐसे है कि 10 + 5 मैंने अलग किए और किलोग्राम कॉमन निकाल लिया। यहाँ से ये स्टेप ऐसे बना, 10 + 5 हुआ 15 और किलोग्राम देखो एक ही बार यूज़ होगा। समझ में आया? मतलब एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, डायमेंशन आप एक ही बार लिखोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम वही हमारा इक्वेशन ले लेते हैं v = u+at। तो अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये चेक करना है v। चलो, v का डायमेंशन क्या है, L1t-1। राइट हैंड साइड पे आपको u चेक करना है। चलो, u का डायमेंशन क्या है, L1t-1। यहाँ पे at का डायमेंशन चेक करो, a का क्या है, L1t-2 और t का t1। फाइनल रिजल्ट मिला L1t-1। अब ये तीनों डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो, सेम है, तो फिर ये इक्वेशन आप बोलोगे डायमेंशनली करेक्ट है।
मतलब इक्वल टू के दोनों साइड आपको डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करने हैं। अगर इक्वेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ है तो जितने स्टेप ऐड हो रहे या सब्ट्रैक्ट हो रहे सभी स्टेप का आप अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे और फिर इक्वलाइज करोगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ओके, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और फॉर्मूला था हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो v का डायमेंशन हमें पता है L1t-1, बट उसका स्क्वायर हो रहा है तो डायमेंशन मिला L2t-2। सेम वे यहाँ पे भी एक टाइप की वेलोसिटी है तो L2t-2। याद है ना, ये फाइनल वेलोसिटी थी, u इनिशियल वेलोसिटी थी। 2as का डायमेंशन निकालो, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि वो नंबर है, बट a का हो गया L1t-2 और x मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब एक टाइप की लेंथ तो L1, तो ये हो गया L2t-2। देखो यहाँ पे तीनों के डायमेंशन सेम है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि ये फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, हाँ, अगर डायमेंशन सेम नहीं मिलते तो आप बोल सकते हो कि जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस भी है जिसमें डायमेंशनली करेक्ट नहीं भी मिले आपको, तो सिंपल लिख देना है कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। टू ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन करंट आई। देखो हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो करंट आई पे डिपेंडेड है, रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर एंड टाइम टी फॉर विच करंट इज पास्ड। यूजिंग दिस फैक्ट्स ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी। ओके, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो आपको उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। हमें ये पता है कि हीट एनर्जी है वो आई आर एंड टी के साथ रिलेशन में है, बट अब रिलेशन क्या होगा ये नहीं पता है। हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो सकता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हो सकता है स्क्वायर ऑफ दी का क्वांटिटी हो। सपोज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट या तो स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। हमें सिर्फ इतना पता है कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम पे डिपेंडेड है, बट कौन से रिलेशन में वो हमें पता नहीं है, वही हमें ढूंढ निकालना है। तो हम ले सकते हैं लेट H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I टू पावर A, रेजिस्टेंस R टू पावर B एंड टाइम T टू पावर C। अब हमें A, B और C कौन सी वैल्यू है वो नहीं पता है और हमारा टारगेट यही रहेगा कि A, B एंड C की वैल्यू ढूंढ निकालें। ओके, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, H इक्वल टू के I टू पावर A, R टू पावर B एंड T टू पावर C रख देता हूँ। और K क्या है, कांस्टेंट जो कि डायमेंशन लेस है, K का कोई डायमेंशन होगा नहीं। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी डायमेंशन ले लेते हैं दोनों तरफ। ओके, यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स। चलो, हीट मतलब एक टाइप की एनर्जी और एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, हमने याद रखा हुआ है। हीट है वो एक टाइप की एनर्जी है। के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, आई का हमें पता है A1, तो पावर में क्या आएगा स्मॉल a। ओके, रेजिस्टेंस आर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप खुद फाइंड कर सकते हो, ये तो हमने यहाँ पे निकाल के रखा है तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। m1 L2 T-3 A-2, m1 L2 T-3 A-2।
चलो पावर में आएगा b और टाइम के लिए t और उसका पावर आएगा c। ओके, तो यहाँ पे है m1 L2 t-2 और यहाँ पे आप देखने जाओ तो m की पावर क्या बनेगी समझो। तो m की पावर बनने वाली है, यहाँ पे है m और पावर में b है। चलो l की पावर क्या बनेगी, तो यहाँ पे 2 है, 2 इंटू बी होगा मतलब 2b। चलो t की पावर क्या बनेगी, तो यहाँ पे -2b और यहाँ पे +c, तो -2b + c। और a की पावर बनेगी a, देखो यहाँ पे स्मॉल a पावर में है और यहाँ पे -2 के साथ पावर में b है मतलब -2b, तो a की पावर बनेगी स्मॉल a -2b। ये पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? ओके, अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करते हैं। इक्वेटिंग द इंडाइसिस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें पावर को कंपेयर करना है। चलो, तो फर्स्ट कंपैरिजन यहाँ पे होगा m के पावर में क्या है b और यहाँ पे m के पावर में क्या है 1, तो मैं लिख सकता हूँ b = 1। ओके, पहला रिजल्ट मुझे मिल गया कि b = 1 है। ओके, अभी भी हमें फाइंड करना है a एंड c। चलो सेकेंड को कंपेयर करें, बट सेकेंड को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2b = 2 और 2 कैंसिल, b = 1 मतलब फिर से वही रिजल्ट मिलने वाला है। इसीलिए हम टाइम के पावर को कंपेयर करते हैं। चलो टाइम का पावर क्या रहेगा, तो राइट हैंड साइड है 2b माइनस में है और +c और इक्वल टू दिया हुआ है -2, -2b + c इक्वल टू दिया हुआ है -2, तो यहाँ पे -2 इंटू 1 + c इक्वल टू रहेगा -2, सॉरी यहाँ पे था -3, जो t का पावर है वो -3b + c था। तो यहाँ पे भी रहेगा -3, ओके, तो c हमें मिल गया 1, मतलब एक आंसर हमारा मिला b = 1, एक आंसर हमें मिला c = 1। अभी लास्ट को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखो a है ही नहीं, मतलब a के पावर में क्या होना चाहिए 0, मतलब a - 2b यहाँ पे जो पावर में दिख रहा है वो क्या है 0 है, तो a - 2b = 0, तो a = 2b, तो a = 2 मिला क्योंकि b = 1 है। चलो हमारे पास तीनों वैल्यू है a, b एंड c की। अब ये तीनों वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h मिल गया हमें k, i के पावर में a था और a = क्या है 2, r के पावर में b था तो b = 1 है और t के पावर में c था, c = भी 1 है। ओके, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, a की जगह पे रख दिया हमने 2, b = 1 रखा और c = भी 1 रखा। तो h = क्या मिला k × I²RT। फिर आपको लिखना है प्रैक्टिकली k = 1 मिलता है। देखो ये डायमेंशनल एनालिसिस है, उसकी लिमिटेशन है कि जो कांस्टेंट आने वाला है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, तो वो हमें प्रैक्टिकली मिलता है k = 1। तो उस हिसाब से हीट का फॉर्मूला हो गया I²RT। ये भी आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो फॉर्मूला। ओके, तो अगर आपको पता है कि हीट है वो करंट I, रेजिस्टेंस R और टाइम t पे डिपेंडेड है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके आप जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हो। टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल भी इसके लिए दिया हुआ है और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है।
देखो करना क्या है, ये जो है टू ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ एन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो उसके लिए आपको सेम ऐसे ही स्टेप फॉलो करने हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको एक एक अलग अलग पावर दे दो, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रख दो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करो, कांस्टेंट रख दो के, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। दोनों तरफ डायमेंशन बता दो और एम एल टी ए के ऐसे फॉर्म में निकाल लो। फिर क्या करना है, दोनों तरफ पावर को इक्वलाइज करना है और जो हमने पावर सिलेक्ट की थी, जैसे कि यहाँ पे ए बी एंड सी तीनों की हमने वैल्यू निकाल ली और वही वैल्यू हमें रख देनी फिर से इक्वेशन 1 में। ओके, तो ये हो गई थर्ड एप्लीकेशन। ओके, अभी देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट देखो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। तो फर्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे के था, वो क्या था, डायमेंशन लेस कांस्टेंट था। अब उसकी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिली है बट प्रैक्टिकली मिली है। यहाँ पे या तो प्रैक्टिकली मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन या तो थियोरेटिकली, बट डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ऐसे कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। सेकेंड देखो, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब क्या, तो उसमें आप साइन कॉस ये सब ले लो। तो ऐसे जितने भी फंक्शंस है वो सारे डायमेंशन लेस है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स, सेक, कॉट, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी। अगर आपको बोला जाए साइन के एक्स, तो समझना है कि साइन के साथ जो भी है, सपोज ये के एक्स, तो ये के एक्स है वो डायमेंशन लेस रहेगा, ठीक है। तो ऑलवेज याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोई भी है तो वो ऑलवेज रहेगा डायमेंशन लेस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई टू पावर एक्स, ओके, ई के पावर में ई जो है उसकी वैल्यू है 2.718, जो आप शायद लॉग टेबल जब पढ़ते थे तब आपने पढ़ के रखा होगा 10th स्टैंडर्ड में। ओके, अगर नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे याद रख लो कि ई के पावर में जो भी है वो डायमेंशन लेस रहेगा, ठीक है। और लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉग है, एल है, ऐसे फंक्शंस ये सब डायमेंशन लेस फंक्शंस है। मतलब इनके साथ जो भी क्वांटिटी जुड़ी हुई होती है वो डायमेंशन लेस होती है। तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या तो लॉगरिदमिक फंक्शन है, डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड यूज़ नहीं हो सकती। थर्ड, दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल इफ़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज़ नॉट डायमेंशनलेस। जैसे सपोज मैं बात करूँ फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारे पास फॉर्मूला है Gm1m2/r²। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, G, बट जब हम G की वैल्यू लिखेंगे तब क्या लिखते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब यहाँ पे यूनिट बन रहा है मतलब 100% G का कोई ना कोई डायमेंशन है। ओके, चलो G का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो क्या करोगे, तो G को अलग ले लो इसी फार्मूला से। तो F इंटू r² अपॉन क्या रहेगा, m1 m2। अब F का फॉर्मूला है m1 l1 t-2, R का है L बट स्क्वायर है, नीचे m1 का m और m2 का भी m, mm कैंसल एक एक बार। तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा m-1 l3 t-2। ओके, तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जैसे कि आपको बोला जाए कि F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और R। अब हमें पता नहीं है कौन सा रिलेशन है, मतलब दोनों के मास पे डिपेंडेड है और एक R पे डिपेंडेड है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से हम ये फॉर्मूला नहीं बना सकते। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है उसका भी कोई ना कोई डायमेंशन है। ओके, तो ये 3 लिमिटेशन आपको याद रखनी है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के, तो सबके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट फिनिश हुआ चैप्टर 2 का। थैंक यू।